जनाब, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका जो सेक्शन बी है उसका पहला सवाल बनता है। आए ज़रा इसकी पहले रिक्वायरमेंट देख लें जी। पूरे सफ़े पे फैला हुआ है जी। 15 मार्क्स का सवाल है और रिक्वायरमेंट तो बड़ी सीधी सी लग रही है और डिसीजन मेकिंग का फ्लेवर है। एसेस वेदर द मैनेजमेंट शुड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। तो ओके सर, बड़ा क्लियर है कि जी डिसकंटिन्यूएशन यानी शट डाउन डिसीजन है। आपसे पूछा जा रहा है शट डाउन करें या ना करें। इसमें जब डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए शट डाउन डिसीजंस को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं होती है सच, क्योंकि सीधी सीधी एप्लीकेशन रेलेवेंट कॉस्टिंग की होती है। हमने टेक्निकली दो ऑप्शंस को कंपेयर करना होता है कि शट डाउन करें या कंटिन्यू करते रहें। तो आप चाहें तो मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि आप ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन के अंदाज में इसको एवेल्युएट कर सकते हो कि अगर कैरी ऑन करोगे यानी कंटिन्यू करोगे तो उसके क्या नेट बेनिफिट्स हैं, शट डाउन करोगे तो उसके क्या नेट बेनिफिट्स हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे का पूरा ये सवाल किसी एक पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर लो, यानी कि अगर शट डाउन करेंगे तो फिर क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, और कंप्यूट कर लें कि इसके नेट में बेनिफिट्स हैं या नुकसान है और डिसीजन कर लें। इसी तरह से ये पूरे का पूरा सवाल कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी किया जा सकता है कि अगर कंटिन्यूएशन करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसानात होंगे, और फाइनल में नेट बेनिफिट्स या कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। अगर तो नेट में बेनिफिट्स है तो कंटिन्यू, अगर नेट में कॉस्ट तो डिसकंटिन्यू। तो ये डिफरेंट मेथड्स के साथ इसको हल किया जा सकता है। हम यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे, पहले ज़रा डाटा पढ़ लें मेरा ख्याल है, तो फिर उसको देख लेते हैं। बहरहाल उसने बड़ा क्लियरली पूछा है कि भाई प्रोडक्ट ए डिसकंटिन्यू करें या ना करें, शट डाउन करें या ना करें। ये अगर मैं ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखूं अगले साल का, इससे पता चल रहा है 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसने खैर से इस प्रोडक्ट की आपसे बात की हुई है। तो आए जी पहले पढ़ना शुरू करते हैं। डाटा क्या कह रहा है? कह रहा है SIL प्रोड्यूस करता है 3 प्रोडक्ट्स एक ही फैक्ट्री में, ठीक हो गया। रिसेंटली देयर हैज़ बिन अ सर्ज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू क्लोजर ऑफ लार्ज प्रोडक्शन साइट्स amid the war in Ukraine, ठीक हो गया। Despite efforts, SIL is unable to pass on the increase in cost to the buyers as close substitutes for product A are available at similar prices, ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर कहानी समराइज करूँ तो वो ये कह रहा है कि बेटा आपका एक प्रोडक्ट ए है, उसमें एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, रिसेंटली उसकी प्राइसेस में हुआ है इजाफा, और वो यूक्रेन की वॉर की वजह से वो कह रहा है कि ये उसकी रीज़न बनी है। काफ़ी एफर्ट्स की हैं लेकिन हमें ये जो मटेरियल की कॉस्ट में इजाफा हुआ है हम इसको प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। देखो ये बड़ा कॉमन होता है मैन्युफैक्चरर के लिए, आजकल देखो हमारे मुल्क में भी हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, तो ये बड़ा कॉमन होता है कि जब मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ता है वो सीधी सीधी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा लेता है, और आजकल हमारे गिरदोनवा में यही हो रहा है। ग्रॉसरी आइटम्स आप करने जाएं तो वो ये इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं कि चूंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ गई है, तो इसी हमारी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ना सब्सटीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कस्टमर्स या बायर्स के पास सब्सटीट्यूट्स काफ़ी हैं। वो अगर मेरी प्रोडक्ट महंगी होगी तो वो मुझे छोड़ के किसी और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, नतीजतन क्या किया आपने? SIL का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है दैट इज होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सब्सटीट्यूट फॉर द रॉ मटेरियल विद इन द नेक्स्ट 12 months. Until then, the management is considering to discontinue the production and sale of product A. Okay, तो सर यहाँ पे उसने अपना मामला क्लियर कर दिया। वो कह रहा है कि हम होपफुल हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे इस रॉ मटेरियल का, क्योंकि इसकी तो प्राइस बहुत बढ़ गई हुई है और हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो हमें कोई और मुतबादिल रॉ मटेरियल जो है वो ढूंढना पड़ेगा। 12 माह में मिल जाएगा, तब तक हम कंसिडर कर रहे हैं कि यार इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वो होती है जिससे मंसूब कॉस्ट और बेनिफिट्स एक साल के अंदर अंदर तक ही होते हैं, या वन ऑफ या एक साल के अंदर अंदर। जब मामला एक साल से तजावुज करता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। इट इज इंशाल्लाह कवर्ड इन योर MFA, इट्स नॉट पार्ट ऑफ CM में। तो हम जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं तो एक साल के नफा और नुकसान की बेस पे हम फैसला कर रहे होते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट को या एक अपनी प्रोडक्ट लाइन को आपने शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है। तो सर द सिचुएशन इज वेरी क्लियर, 12 मंथ्स में आपने डिसीजन मेकिंग करनी है नेक्स्ट। तो उस हवाले से उसकी सपोर्ट में उसने इंफॉर्मेशन आपको दी है।
ताकि आप एवेल्यूएट कर सको। ये देखो कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड टू एवेल्यूएट दिस डिसीजन कि क्या प्रोडक्ट ए के साथ हम शटिंग डाउन वाला मामला करें या कंटिन्यूएशन वाला। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सर प्रोडक्ट वाइज और टोटल आपको दे रहा है, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो उसने प्रॉफिट स्टेटमेंट दी हुई है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदाज में है। आप जानते हो सेल्स में से COGS निकलता है जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो फिर GP आता है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी GP के बाद होती हैं। तो उसने उसी तरह से बनाया हुआ है इसको। नेट प्रॉफिट या लॉस है। प्रोडक्ट ए इकलौता प्रोडक्ट है जिसमें नेट में लॉस है, ठीक है। सो बात समझ में भी आती है कि हम क्यों इसको जो है अभी 1 साल के लिए शट डाउन करने का प्लान कर रहे हैं। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकती है कि मटेरियल के अंदर ये जो मटेरियल है 12 मिलियन का, इसके अंदर वो मटेरियल शामिल हो जिसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, वो नीचे पड़ेंगे तो पता चलेगा, शायद इस वजह से भी लॉस हो सकता है। और कितने यूनिट्स आप बेचने का प्लान रखते हो हर एक का उसने वो भी बता दिया, तीनों का, और ये एंड पे फिर टोटल। अच्छा जी, आए जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले मैं डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ नहीं करूंगा, पहले मैं ज़रा पढ़ लूंगा इसको, जहां जहां हो सकेगा मैं साथ साथ चीज़ें क्लियर करता चला जाऊंगा। फिर एंड पे कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो मैं फिर उसके ऊपर इकट्ठी डिबेट आपके साथ कर लूंगा ताकि हमें सिचुएशन क्लियर हो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है 80% ऑफ ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, ठीक हो गया। तो वो ये कह रहा है कि आपकी जो सारी की सारी सेल्स हैं ये उनका 80% क्रेडिट सेल्स होगा। और क्रेडिट पीरियड क्या होता है कि कितनी देर बाद मैं अपने कस्टमर से जिनको मैंने क्रेडिट में माल दिया होता है उसको कलेक्ट बैक करूंगा, यानी कैश विल बी कलेक्टेड अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स आफ्टर 30 डेज, ठीक है जी। अच्छा, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर दे हैव बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, यानी कि ये जो आपका मटेरियल और लेबर है इनके अलावा सारे के सारे खर्चे ये टोटलिटी पे इनकर हुए हुए हैं और सेल्स वैल्यू की बेस पे आपने उनको तोड़ा हुआ है। अच्छा चलो जी, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या कह रहा है, SIL employs a direct labor team of 30 employees, each with the ability to engage in the production process for any of the 3 products, ठीक हो गया। तो यानी कि उसने टोटल लेबर फोर्स की बात की है, किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। कह रहा है पूरी SIL के पास 30 बंदों की 30 मजदूरों की कह सकते हैं टीम है, और उनके पास एबिलिटी है हर एक के पास कि वो किसी भी 3 प्रोडक्ट को बना सकते हैं, A, B या C। अच्छा, ईच एम्प्लॉय कितना वर्क करता है, एन एवरेज ऑफ 200 घंटे पर मंथ, और पे किया जाता है उसको 240 पर आवर। ओवर टाइम वर्क किया जाता है एट ₹300 पर आवर। ओवर टाइम आवर्स आर इक्वली एलोकेटेड बिटवीन द 3 प्रोडक्ट्स। According to the union agreement, labor cannot be terminated before the expiry of the agreement, which is 18 months from now. However, idle hours, if any, are paid at 80% of the normal rate. बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक तो बात हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर ली कि टोटल वर्क फोर्स उसने दे दी 30 एम्प्लॉयज़ की, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके ये नॉर्मल आवर्स एक महीने में कितने वर्क करते हैं वो उसने बताया हुआ है कि 200 घंटे इनके होते हैं, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, ठीक हो गया। और उनका रेट ये है। और ओवर टाइम कितने हैं ये उसने नहीं बताया, वो तो शायद मुझे नहीं पता, अभी मतलब अभी एंड तक पहुंचता हूं तो हम मामला थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बहरहाल वो कह रहा है कि ओवर टाइम का रेट है सर 300। ये बड़ा क्लियर है कि 240 नॉर्मल है और जो 60 रुपए पर आवर है वो ओवर टाइम प्रीमियम है, तब जाके ये टोटल रेट बना है ओवर टाइम का। और ये मैं जानता भी हूं कि भाई ये जो ओवर टाइम होता है इसमें प्रीमियम ऑफर किया जाता है, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, ओवर टाइम आवर्स के बारे में ये बात कर रहा है कि वो जब अराइज होते हैं तो हमने उनको इक्वली एलोकेट किया हुआ है तीनों प्रोडक्ट्स में। क्योंकि मामला ये है कि उसने डाटा सारा एम्प्लॉयज का टोटलिटी में दिया हुआ है, तो मुझे कैलकुलेशन भी शायद टोटलिटी में करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी मामला होगा, अगर कोई ओवर टाइम है तो मैं कैलकुलेट करके मैं उसको इक्वली एलोकेट कर सकता हूं तमाम प्रोडक्ट्स में। ये क्यों मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अभी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो क्यों ये काम कर रहा है। क्योंकि डाटा उसने टोटलिटी में दिया हुआ है, तो अगर मैंने सब एनालाइज करना है नॉर्मल और ओवर टाइम आवर्स में, टोटलिटी में और इंडिविजुअली प्रोडक्ट लेवल पे, तो मुझे इस तरह से कुछ काम करना पड़ेगा शायद कि टोटलिटी में अलहदगी करके नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम आवर्स की, तो फिर मुझे शायद एलोकेशन करके तो फिर प्रोडक्ट लेवल पे जाके मुझे नॉर्मल और ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगेन मैं ये डायरेक्शन लेस बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ जो कह लो कि एक मेन पर्पस जिसके लिए मुझे ये वर्किंग चाहिए होगी, अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किया। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट के पर्पसेस बता रहा हूं कि इसका कहां कहां इस्तेमाल मुझे समझ में आ रहा है।
अच्छा, बाकी इसके अलावा वो कह रहा है कि हमने लेबर के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, 18 माह तक वो चलेगा, वो टर्मिनेट तो नहीं हो सकता। यानी हमने अगर उनसे फॉर एग्जांपल किसी वक्त आइडल आवर्स हो गए तो वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये आपको मालूम है, मैं क्लास में भी बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस करता हूँ कि लेबर यूनियंस जो होती हैं वो जो लेबर फोर्स होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही होती हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए होती हैं। क्योंकि होता यह है कि लेबर को जब आप अपने पास ऑन बोर्ड करते हैं तो वो फिर आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो और कहीं जाके मजदूरी नहीं करते। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है और आपने उनसे काम नहीं लिया तो अक्सर औकात मजदूर तो फिर यही कहता है कि यार हम तो आपके लिए बैठे हुए थे, आपके पास काम नहीं था, तो ये तो आपकी सरदर्द है सर, हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें आप अवेलेबल कर देते, फ्री कर देते, हम और कहीं जाके काम कर लेते। तो इसलिए लेबर यूनियंस फिर उनके राइट्स को सिक्योर करती हैं। फिर ऐसी सूरतों में क्या होता है कि जो लेबर का एग्रीमेंट होता है उस पीरियड के लिए अगर आइडल आवर्स क्रिएट होते हैं, आइडल आवर्स क्या होते हैं, वो टाइम जिसके लिए लेबर से हमने काम नहीं लिया लेकिन हमें उनको पेमेंट करनी पड़ती है, ये लेबर एग्रीमेंट का पार्ट होता है। लेबर यूनियंस क्या करती हैं, ये लेबर एग्रीमेंट करती हैं कंपनीज के साथ कि भाई अगर लेबर फ्री बैठी तो इसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, आपने उन घंटों के इवज इनको फुल पेमेंट करनी है। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होती है किसके अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। लेकिन यहां पे वो ये कह रहा है कि अगर आइडल आवर्स क्रिएट होते हैं तो 80% ऑफ द नॉर्मल रेट इनको हर सूरत पेमेंट होगी। मैं बड़ी दफा अपने बच्चों को बताता हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि आइडल आवर्स के अगेंस्ट बाय डिफॉल्ट अजम्पशन ये है जो कि लेबर यूनियंस लेबर एग्रीमेंट्स के जरिए से एनफोर्स करवाती हैं। क्या अजम्पशन होती है कि जो आइडल आवर्स होते हैं सर उनके इवज 100% पेमेंट होती है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये वही सिचुएशन है, ये अदरवाइज स्पेसिफाइड है। यानी एग्रीमेंट क्या कहता है कि सर नॉर्मल रेट का 80% है जो कि हर सूरत में पे होना है, चाहे आप इन घंटों के बस काम लें चाहे ना लें। यानी नॉर्मल रेट तुम्हारा क्या है 240, तो 240 का 80% आइडल आवर्स के इवज रेट हर सूरत पे होगा। जो 20% है वो सिर्फ तब पे होगा जब आप उन आवर्स को इस्तेमाल करेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट वगैरह में। ये मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी डिस्कस कर रहा होता हूं। तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन कहां इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह मैं एंड पे इस पे डिबेट करूंगा। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स वो फिक्स्ड है। बिल्कुल ठीक, ये जो ऊपर हमें नजर आ रहा है ये देखें एक एक के ऊपर वो डिबेट कर रहा है, एक एक लाइन आइटम पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल की लेबर की हल्की सी बात कर ली, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे अब है, इसी तरह से वो इन पे बात करेगा, फिर एडमिन पे, फिर फाइनेंशियल चार्जेस, सब पे एक एक करके वो डिस्कशन कर रहा है। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। Variable factory overheads include generator fuel amounting to rupees 6 million. When the generator is used, it operates at full capacity irrespective of the level of production. Okay, तो सर ये इसने टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात की है, इसमें उसने ये तो नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट ए का है, ये बी का है, सी का है। वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आपके हैं 40% उसका फिक्स्ड है, अंडरस्टूड सी बात है, बाकी वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल में एक और चीज शामिल है, वो है जी जनरेटर का फ्यूल, और वो है जी 6 मिलियन। और बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है कि ये जनरेटर इस्तेमाल होता है अपनी फुल कैपेसिटी पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग बात ये है, लेट्स सपोज अगर मैं प्रोडक्ट ए बंद भी कर देता हूं तो फिर इसका मतलब है कि जनरेटर बंद तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जनरेटर तो चलता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बी भी चल रहा है, सी भी चल रहा है। बी और सी के तो शट डाउन होने की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए शट डाउन हो भी जाए तो जनरेटर तो चलेगा, अंडरस्टूड सी बात है। और अगर जनरेटर चलेगा, उसने क्लियर इंडिकेशन दे दी है, जब हमने जनरेटर इस्तेमाल करना है तो सर ये फुल कैपेसिटी पे ही चलेगा, चाहे आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम ज्यादा करते रहो, जो मर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो। तो सर ये तो बात तय हो गई कि प्रोडक्ट बी और सी तो चल रहे हैं, जब वो चल रहे हैं तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो सर फुल कैपेसिटी पे चलेगा, चाहे तुम प्रोडक्ट ए बंद भी क्यों ना कर दो। तो पता ये चला कि ये जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक अमाउंट है कितनी, 6 मिलियन की, सर ये फिक्स्ड इन नेचर है। हमें नेचर तो पता होना ताकि हम अलहदा तो कर सके अपनी जरूरत के तहत वेरिएबल और फिक्स्ड को। तो ये भी देखो उसने मुझे टोटल खर्चा दे दिया, ऊपर जो लेबर था वो भी टोटल था, टोटल की बात की हुई थी, ये भी उसने टोटल की बात की हुई है। तो मुझे अगर वर्किंग करनी होगी प्रोडक्ट लेवल पे जाके तो देखो उसने ऊपर मुझे सपोर्ट दी हुई है। वो कह रहा है कि मटेरियल और लेबर के अलावा सारे खर्चे किस बेस पे एलोकेट हुए हैं, सर सेल्स वैल्यू। तो हम इस बेसिस पे बाइफरकेट करके एनालिसिस कर लेंगे, जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट लेवल पे, जाहिर है वो प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट ए। इसी तरह से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सर इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस शामिल हैं, यानी कि ये जो हमें ऊपर फिगर नजर आ रही है किसकी,
ये वाली सर, इसके अंदर क्या क्या है अब वो बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें एक तो डिलीवरी एक्सपेंसेस शामिल है ₹5 पर यूनिट सोल्ड। सर यूनिट्स हमारे पास हैं, सबके हैं, टोटल भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, मैं निकाल सकता हूं। और इसमें क्या शामिल है सर, कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स। सर सेल्स की वैल्यू मौजूद है, 5% कमीशन हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 70% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। यानी कि ये जो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं उनमें से अगर मैं डिलीवरी एक्सपेंसेस और कमीशन निकाल दूं तो जो बाकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं उसका 70% फिक्स्ड है। तो बाकी जो 30% होगा वो क्या होगा सर, वेरिएबल। अगेन यहाँ पे अगर तुम एनालाइज करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो स्टेप बाय स्टेप आपकी मदद कर रहा है हर खर्चे में अगर कोई वेरिएबल और फिक्स पोर्शंस हैं वो अलहदा करने में। क्योंकि आप जानते हो कि डिसीजन मेकिंग के रूट्स में क्या है, रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो ये भी तो डिसीजन मेकिंग है सर, शट डाउन डिसीजन। तो मैंने अगर शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के नतीजे में अगर फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट सेव्ड कैलकुलेट करनी है तो कौन सी कॉस्ट सेव होगी अगर मैं प्रोडक्ट ए शट डाउन करूंगा, ज़ाहिर है इंक्रीमेंटल वेरिएबल, ठीक है ना सर। तो इसलिए ये एनालिसिस करना जरूरी है कि हर खर्चे में वेरिएबल और फिक्स्ड कितने कितने कौन कौन से पोर्शंस हैं, उसके लिए वो हमें मदद कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी देखो मुझे टोटलिटी पे कैलकुलेट करना है, उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट लेवल पे कैलकुलेशन करनी होगी कर लूंगा। फिर क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड, ठीक है। हाउएवर 2% of the costs can be saved for every 10% reduction in the total sale volume. ओके तो मेरा ख्याल है सर ये कैलकुलेशन तो मैं प्रोडक्ट ए के लेवल पे डायरेक्टली भी कर सकता हूं, बल्कि मुझे करनी ही प्रोडक्ट ए के लेवल पे डायरेक्टली चाहिए, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम में रिडक्शन तो सिर्फ किसका होगा, प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी और सी में तो रिडक्शन है ही कोई नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट ए में है। तो हर 10% रिडक्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम के एवज किसका सेल्स वॉल्यूम, सर रिडक्शन सिर्फ प्रोडक्ट ए की हो रही है, यानी कि वो एलिमिनेट ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो हर 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ए के एवज मुझे 2% रिडक्शन करनी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। खुद सोचें अगर शट डाउन करूंगा तो ये सेविंग्स हो जाएंगी मेरे पास, है ना, बात समझ में आती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात की है जब हम सवाल हल करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, फाइनेंशियल चार्जेस इसमें क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है जो कि आपने ली है फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल एंड ऑन सर्टन लीज्ड एसेट्स। ऑल लीजेस आर नॉन कैंसिलेबल। रेट ऑफ फाइनेंसिंग इज 24% पर एनम, ठीक है जी। SIL follows a policy of maintaining 60 days inventory for raw material as well as finished goods. ओके ये मैं एक काम करता हूं, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये 2 फाइनेंशियल चार्जेस और पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री, और ये वाला पॉइंट ये मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 1 ये जो सेल्स जो है उसका क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं, और इसके अलावा सर आपको पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। इसकी मैं डिस्कशन आपके साथ इकट्ठा करता हूं, ठीक है जी। तो पढ़ तो मैंने सर लिया है, अब आए जरा स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूं जो कि मैं समझता हूं कि हमें पहले डिस्कस करना चाहिए इससे पहले कि मैं सवाल को हल करना शुरू करूं। अच्छा सबसे पहले इस सवाल की अप्रोच के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सर मुझे तो इसकी अप्रोच बड़ी सीधी नजर आ रही है। उसने कहा है डिसकंटिन्यू करूं या ना करूं, प्रोडक्ट ए को शट डाउन करूं या ना करूं। तो हम शटिंग डाउन के पर्सपेक्टिव से अगर सवाल हल कर लें तो बड़ा क्लियरली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सर आप खुद बताएं, अगर मैं प्रोडक्ट ए शट डाउन कर देता हूं तो क्या फायदा है, क्या नुकसान आता है। सर नुकसान तो एक ही है और वो क्या है, ये सारा सेल रेवेन्यू मेरे से फोरगो हो जाएगा, ये तो हो गया नुकसान। फायदे क्या होंगे सर, जो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मुझे अभी बर्दाश्त करनी पड़ रही है प्रोडक्ट ए को अगले साल अगर पूरा मैंने चलाना है वो सारी कॉस्ट सेव हो जाएंगी। वो कौन सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं, टेक्निकली वो सब की सब वेरिएबल कॉस्ट हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, इंक्रीमेंटल इन नेचर। अगर मैं अगले पूरा साल प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो इंक्रीमेंटल या वेरिएबल कॉस्ट ऐसी हैं जो कि अराइज होंगी। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट अराइज नहीं होंगी। जहां तक तो फिक्स्ड कॉस्ट का ताल्लुक है वो तो तब भी अराइज होंगी चाहे मैं शट डाउन करूं, तब भी अराइज होंगी जब मैं इसको कंटिन्यू रखूं। तो ऐसा खर्चा जो कंटिन्यूएशन डिसकंटिन्यूएशन दोनों के केसेस में एग्जिस्ट कर रहा है उसको तो कंसिडर ही नहीं करते। हम जानते हैं डिसीजन मेकिंग के रूट्स में रेलेवेंट कॉस्टिंग है, ठीक है सर। तो हमें हर लाइन आइटम के अंदर वेरिएबल खर्चे जो है बेटा वो सेपरेट करने होंगे क्योंकि वही सेविंग्स होंगी। तो इन अदर वर्ड्स इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट दैट इज व्हाट सेल्स रेवेन्यू फोरगॉन विद द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है,
इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स, सिंपल जुबान में कह दूं तो कॉस्ट सेविंग्स हैं, और वो डिस्कस मैंने कर लिया, वो कौन सी कॉस्ट होंगी, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट होंगी। ठीक हो गया सर। तो अप्रोच तो हमारे सामने बड़ी सीधी है। फिर इन द एंड हम देखेंगे कि नेट में बेनिफिट्स हैं या नेट में कॉस्ट हैं। अगर तो इस चीज के नेट में बेनिफिट्स हुए तो हम शट डाउन कर देंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर तो इस चीज के नेट में कॉस्ट नजर आ रही हुई हमें, तो हम फिर शट डाउन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो अप्रोच तो हमें हो गई सर क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मेरे नजदीक ना थोड़ी सी ज्यादती एग्जामिनर ने की है। एक पॉइंट में जरा ज्यादा ज्यादती है, एक में थोड़ी कम लेवल की ज्यादती है, लेकिन है सही। एक कॉन्सेप्ट हम MFA के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑल्दो इसका लिंक में भी FAR 1 से है, क्योंकि मेरा ख्याल है FAR 1 में आप रेशियोज पढ़ते हो, कम से कम FAR 2 में तो आप पढ़ ही लेते हो। जब रेशियो एनालिसिस करते हैं तो वहां पे बेटा एक्टिविटी रेशियोज पढ़ाई जाती हैं। ये MFA के बच्चों को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में ये चीज कवर करवाई जाती है। जब एक्टिविटी रेशियोज हम पढ़ते हैं ना, तो बेटा एक्टिविटी रेशियोज को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकें। देखो इसकी यहां पे एप्लीकेशन क्या है बेटा। एक चीज जो तुम जानते हो वो ये है कि तुम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हो, इन्वेंट्री फाइनेंस्ड कॉस्ट को ट्रिगर करती है। इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल आप पढ़ते हो। ये जो इन्वेंट्री होती है इसकी होल्डिंग से रिलेटेड एक खर्चा होता है, उसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अगर हम इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करके रखें तो हम क्या बियर कर रहे हैं? फाइनेंस कॉस्ट। ये समझ में भी आता है कि बेटा देखो मैंने अपना पैसा इन्वेंट्री में स्टॉक अप कर लिया, यही अगर पैसा इन्वेंट्री में ना फंसा होता, आई कुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स और मैं इससे कुछ इंटरेस्ट इनकम हासिल कर रहा होता। यहां से भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि तुम अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो कॉन्सेप्ट समझते हो, रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ चुके हुए हो। इसको दूसरे अंदाज में भी समझ लेते हैं कि भाई ये जो पैसा तुमने इन्वेंट्री में फंसाया हुआ है, ये अगर पैसा यहां ना फंसा होता तो तुम अपना रनिंग फाइनेंस पे करके इंटरेस्ट कॉस्ट सेव कर लेते। यहां से भी तो उसको एनालाइज कर सकते हैं ना। तो इन अदर वर्ड्स, जो भी पैसा तुम्हारा करंट एसेट्स में फंसा होता है बेटा, वो अपने साथ फाइनेंस कॉस्ट अटैच किए हुए होता है, उसके ऊपर ही फाइनेंस कॉस्ट लग रही होती है। क्योंकि यही पैसा अगर आपके पास इन कैश आपके हाथ में होता तो आप उससे इंटरेस्ट इनकम हासिल कर रहे होते या इंटरेस्ट कॉस्ट सेव कर रहे होते। इंपॉर्टेंट चीज ये है, करंट एसेट्स में जितना भी आपका पैसा स्टक अप होता है, इसके साथ क्या अटैच्ड होती है बेटा? फाइनेंस कॉस्ट। तो अगर आपको यह बता दिया जाए कि ऑन एवरेज इतने इतने करंट एसेट्स पूरे साल आपके पास रहेंगे, तो क्या पूरे साल की फाइनेंस कॉस्ट आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के साथ भी फाइनेंस कॉस्ट जुड़ी हुई है, भले वो रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री हो, भले वो फिनिश गुड्स की। वो सोचे ना, आपने रॉ मटेरियल्स में पैसा फंसा लिया, अभी आपने इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स को बेचोगे क्रेडिट के ऊपर, फिर वहां से पैसा आएगा तो फिर बात बनेगी, लेकिन वो पैसा आपने फंसाया हुआ है। फिनिश गुड्स में आपने इन्वेंट्री में पैसा फंसाया हुआ है, अभी ये बिकेगा, ये रिसीवेबल्स बनेगा, रिसीवेबल्स से कैश में कन्वर्जन होगी। इसी तरह से आपके पास रिसीवेबल्स हैं, वो भी सर अपने साथ फाइनेंस कॉस्ट रखता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है कुछ टाइम लगेगा हमारे कस्टमर्स को पैसे लौटाने में। देखो जैसे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड क्या है? 30 डेज। तो 30 डेज तक आपका पैसा रिसीवेबल्स में फंसा रहता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि बेटा जो सारी करंट एसेट्स होती है ना, इनके साथ क्या जुड़ी होती है? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक हो गया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं जरा वन स्टेप अहेड आता हूं। यहां पे इस सवाल में एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रॉ मटेरियल्स, एवरेज फिनिश गुड्स कैसे निकलेंगे, वो एक टेक्निक है जो मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि एक्टिविटी रेशियोज को रीअरेंज करते हैं ना, तो हम एवरेज रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बच्चों को MFA में पढ़ाया जाता है। तो ये मेरे नज़दीक इसको इस लेवल पे इस तरह से टेस्ट करना कहीं से भी सूटेबल नहीं है, उसको कोई और अंदाज चुनना चाहिए था। तो हाँ, ये तो बच्चे को पता होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसने पढ़ी होती है कि भाई इन्वेंट्री के साथ फाइनेंस कॉस्ट अटैच्ड है। ठीक है, तो मैं ज़रा पहले आपको वो फॉर्मूलाज हल्के से बता दूं ताकि उसके बाद मैं आपको असल पॉइंट पे लेके आऊं जिसके लिए मैं सारी डिस्कशंस कर रहा हूं। ये देखो ज़रा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना बताऊंगा आपको जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है, डिटेल्ड एनालिसिस में प्रेजेंट नहीं कर रहा। ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हुए हो, ये देखें, ये है, इसको कहते हैं रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। ये तीनों आपकी एक्टिविटी रेशियोज हैं, ये भी,
ये भी और ये भी, ये तीनों एक्टिविटी रेशियोज हैं। पहली रेशियो कौन सी है? रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। दूसरी कौन सी है? रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। तीसरी फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर इन डेज। हल्का सा रिफ्रेश कर देता हूं बेटा, ये जो फॉर्मूला है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का, ये आपको क्या बताता है कि कितना टाइम लगता है मुझे अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट करने में, यानी कि ये क्रेडिट पीरियड निकालने में मुझे मदद देता है, जो कि उसने मुझे सवाल में दिया हुआ है ना। ये देखो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है? 30 डेज। ये रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज ही तो है कि कितना टाइम लगता है मेरे कस्टमर्स को पैसे पे करने में अगेंस्ट द गुड्स दैट दे हैव परचेज्ड फ्रॉम मी। ठीक हो गया। ये क्या है जी? रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। ये क्या बताता है कि कितने टाइम तक रॉ मटेरियल्स मेरे पास स्टोर में मौजूद रहते हैं अनटिल दे आर रिक्विजिशन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल्स मंगवाता है ना, ताकि हम इसको वर्क इन प्रोसेस में डालें और फिर फिनिश गुड्स बनाएं। तो आसानी के लिए बता रहा हूं कितनी देर तक रॉ मटेरियल्स मेरे पास स्टॉक में रहते हैं। ठीक है सर, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। कैसे निकल रहा है? एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओवर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या है? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है? कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स को बिकने में, या ये कह सकते हैं कितने टाइम तक फिनिश गुड्स जो हैं वो फिनिश गुड्स के स्टोर में रहते हैं अनटिल दे आर सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक हो गया। तो इंटरेस्टिंगली उसने सवाल के अंदर ना आपको रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज भी दिया हुआ है, फिनिश गुड टर्नओवर इन डेज भी दिया हुआ है। ये देखो सबसे एंड पे, SIL follows a policy of maintaining 60 days of inventory for raw material as well as finished goods। यानी 60 डेज तक इन्वेंट्री जो है वो आपके पास स्टॉक में रहती है। अब इंटरेस्टिंगली इन फॉर्मूलास को अगर मैं रीअरेंज करूं ना, तो यहां से आप एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रॉ मटेरियल्स और एवरेज फिनिश गुड्स निकाल सकते हो। ये देखो, ये जो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो एवरेज रिसीवेबल्स निकल सकता है। कैसे? ये देखो, नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करें 365 से इनटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। यानी अगर मुझे नेट क्रेडिट सेल्स पूरी साल की मिल जाएं, इसको ओवर 365 करके इनटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यानी कि कितना टाइम लगता है मेरे कस्टमर्स को पे करने में, उससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं एवरेज रिसीवेबल्स निकाल सकता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्स, और कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स ओवर 365 इनटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। तो ये डाटा मेरे पास सर सवाल में मौजूद है। मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स भी है। 365 तो वैसे ही नॉर्मल अजम्पशन होती है, आप 360 भी ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने क्लास में बात की हुई है कि अगर उसने साल में दिन नहीं बताए हुए तो आपकी मर्जी है, आप 360 भी ले सकते हो, 365 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां से एवरेज रिसीवेबल्स निकल सकते हैं। इसी तरह से ये देखो बेटा, रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओवर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। अगर इसको रीअरेंज करूं तो एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री देखो कैसे निकल रही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर 365 इनटू रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी मेरे पास हैं, ये देखो रॉ मटेरियल, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करनी है, ये देखो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर मेरे पास मौजूद है। और इसके अलावा उसने क्या बताया हुआ, पॉलिसी क्या है कि आप 60 डेज की इन्वेंट्री अपने पास रखते हो, यानी 60 डेज तक इन्वेंट्री आपके पास मौजूद रहती है। सो यू हैव द रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। ठीक, तो यहां से एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री निकल आई। बिल्कुल इसी तरह से जो एवरेज फिनिश गुड्स है वो कैसे निकलते हैं, ये देखो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का फॉर्मूला, एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। तो ये देखो, जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो एवरेज फिनिश गुड्स कैसे निकलेंगे सर? COGS ओवर 365 इनटू फिनिश गुड टर्नओवर इन डेज। तो सर ये देखें 60 डेज ही तो हैं फिनिश गुड्स के लिए भी, कि 60 डेज तक फिनिश गुड्स आपकी इन्वेंट्री में मौजूद रहते हैं। It takes 60 days for the finished goods to be sold to the customer। ठीक है सर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पे यूज तो क्या होता है? COGS। और जब इन्वेंट्री लेवल्स कांस्टेंट हो तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी COGS के बराबर होती है, क्योंकि बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट से तुम जानते हो कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में जब इन्वेंट्री लेवल्स एडजस्ट करते हैं, कौन से इन्वेंट्री लेवल्स? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आप किस पे पहुंचते हो? COGS पे। और अगर इन्वेंट्री लेवल्स में कोई फर्क ही नहीं है या ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर है, तो जो COGS वही क्या है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसीलिए एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री फाइंड करते हुए हम अक्सर औकात ये देखो COGS की जगह किसको यूज कर लेते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट को। ठीक है, और यहां पे देखो कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का जिक्र ही नहीं है, यहां पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास होगी,
इसी को यूज कर लूंगा क्या कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है सर। तो अभी मेरा सवाल ये है कि ये मैं इतनी लंबी छोटी डिस्कशन की है, मैंने आपको बताया कि भाई फाइनेंस कॉस्ट अटैच होती है हर करंट एसेट्स की आइटम के साथ, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि यार ये जो करंट एसेट्स की आइटम्स हैं ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रॉ मटेरियल्स, एवरेज फिनिश गुड्स, ये हम निकाल सकते हैं किन फार्मूला से, इन फार्मूला से। भाई मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, आए इसका जवाब आपको दे दूं। सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोडक्ट ए शट डाउन करूंगा तो ना मुझे प्रोडक्ट ए के लिए एवरेज रिसीवेबल्स रखने पड़ेंगे, ना एवरेज रॉ मटेरियल्स रखने पड़ेंगे, ना एवरेज फिनिश गुड्स रखने पड़ेंगे, इन सब की फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। दिस इज द ओनली सेविंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, मैंने बहुत लंबी डिटेल के साथ आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है जो कि यहाँ पे रेलेवेंट है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा? पॉइंट 1, 8 और 9 ये तो हो गए डिस्कस। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें, वापस लेबर की बात करते हैं। जहाँ तक बेटा लेबर का ताल्लुक है ना, मैं इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि काम तो हमने वही करना है, हमने हर चीज में क्या देखनी है, कॉस्ट सेविंग। अगर हम मटेरियल में आएंगे तो सारी की सारी मटेरियल की कॉस्ट सेव हो जाएगी, क्योंकि उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी सवाए इस इंफॉर्मेशन के। ये क्या है, कह रहा है मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। जो कि मैं बात कर रहा था कि भाई यूक्रेन की वॉर की वजह से मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ी हुई है वो सब ऊपर शामिल है, यानी कि इसके अंदर शामिल है। तो खुद सोचें, जब मैं शट डाउन करूंगा तो सारी मटेरियल कॉस्ट सेव हो जाएगी, क्या ख्याल है? तो मैंने हर एक के अंदर से कॉस्ट सेविंग का एलिमेंट ही निकालना है। अच्छा, लेबर के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसने यहाँ पे बात आपसे की है। ये आपको टोटल लेबर की वर्क फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई टोटल लेबर फोर्स मेरे पास 30 है और सब के अंदर ये कैपेसिटी है कि हर तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं। नॉर्मल लेबर का रेट 240 है, ओवर टाइम का रेट 300 है। ओवर टाइम और जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर, और बाकी लेबर का एग्रीमेंट है। और आइडल आवर्स अगर कोई है 80% उसकी फिक्स पेमेंट होगी। अब ये बात गौर से सुने, मुझे चूंकि उसने यहाँ पे डाटा टोटल दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, मुझे टोटल लेबर फोर्स दी हुई है। हमें यहां पे देखो करना क्या होगा, एक चीज जो हमारे जहन में आती है, हमें यह देखना होगा कि भाई मेरे अभी करंटली टोटल कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास डाटा ही सारा लेबर फोर्स का टोटल है कि भाई टोटल मेरे लेबर आवर्स कितने लगते हैं, उसमें नॉर्मल आवर्स कितने हैं और ओवर टाइम आवर्स कितने हैं। ठीक है, जब मुझे ये मालूम हो जाएगा, ज़रा मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जब मुझे ये मालूम हो जाएगा तो फिर मैं देखूंगा कि प्रोडक्ट ए को जो शट डाउन करूंगा, ये जो मैं 80,000 यूनिट्स अब नहीं बनाऊंगा, शट डाउन करूंगा तो उससे अच्छे खासे लेबर आवर्स फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इन लेबर आवर्स के फ्रीली अवेलेबल होने से हो सकता है मेरे जो ओवर टाइम आवर्स हैं वो सारे के सारे सेव हो जाएं, क्या ख्याल है? हो सकता है कुछ ओवर टाइम और सेव हो जाए मेरे, और नॉर्मल आवर्स वैसे इस्तेमाल हो सकता है ऐसा हो जाए कि ओवर टाइम आवर्स भी सेव हो जाएं और जो नॉर्मल आपके वर्किंग आवर्स हैं इवन उसमें से भी कुछ आवर्स फ्री हो जाएं, यानी कि आइडल आवर्स क्रिएट हो जाएं। ऐसा ही है ना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स लेबर के कितने हैं पूरे महीने के, ये देखो उसने बताया मैं 200 घंटे पर मंथ, तो मैं पूरे साल के नॉर्मल वर्किंग आवर्स निकाल सकता हूं। तो मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि भाई देखो मुझे स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा। मैं टोटल पहले आवर्स निकालूंगा कि लेबर अभी करंटली टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने इस्तेमाल कर रही है और ओवर टाइम आवर्स कितना वर्क कर रही है। फिर मैं देखूंगा प्रोडक्ट ए शट डाउन करने से जो आवर्स फ्री होंगे मेरे पास, उससे उसके नतीजे में हो सकता है मुझे अब ओवर टाइम आवर्स जो है वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएं और जो नॉर्मल इवन आवर्स होते हैं उसमें से भी कुछ आवर्स जो है वो फ्री हो जाएं, लेकिन वो आइडल आवर्स कहलाएंगे क्योंकि उनके एवज उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। लेकिन एक पोर्शन ऑफ पेमेंट है जो कि उनको हर सूरत में होनी है उसके एवज, वो कितनी है सर? 80%। हाँ, बाकी 20% की पेमेंट कौन सी है? इंक्रीमेंटल। ठीक है ना सर? तो सर प्रोडक्ट ए शट डाउन करने से जितने घंटे अब इस्तेमाल नहीं होंगे उसके इवज जो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। अगर ओवर टाइम तो सर सारे का सारा खर्चा सेव्ड। अगर नॉर्मल आवर्स में से भी कुछ सेव हो रहा है तो फिर उसके इवज 20% है जो कि अब सेविंग होगी, क्योंकि वो तो नॉर्मल आवर्स है, नॉर्मल आवर्स की 80% पेमेंट तो हर सूरत में होनी है।
हाँ, लेकिन 20% पेमेंट सिर्फ तब होगी जब इस्तेमाल होंगे। तो अगर इन प्रोडक्ट ए को शट डाउन करने की वजह से अगर नॉर्मल ऑर्स भी हमारे सेव हो रहे हैं तो उसके एवज सिर्फ 20% की पेमेंट है जो कि सेव हो जाएगी हमारी, तो वो हम सारी की सारी कॉस्ट सेविंग इन टर्म्स ऑफ लेबर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मैंने बड़ी डिटेल में सर एक एक आइटम को इंडिविजुअली आपसे डिस्कस कर लिया है, तो मेरा ख्याल है नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर अस कि हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम ज़्यादातर अगर हम देखें लेबर की कैलकुलेशन टोटल में है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैलकुलेशन टोटल में है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी टोटल में है, एडमिन की हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, फाइनेंस की इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो मैंने प्रोडक्ट ए की कैलकुलेशंस करनी है ना। तो ये जहां तक लेबर का ताल्लुक है ना, मुझे चूंकि डाटा टोटल अवेलेबल है तो मैं पहले जो टोटल लेबर कॉस्ट है ना इसको तोड़ूंगा ओवर टाइम कॉस्ट में और नॉर्मल लेबर कॉस्ट में। दोनों के रेट पर और मेरे पास मौजूद है 240 नॉर्मल का, 300 ओवर टाइम का, तो मैं यहां से टोटल निकाल सकता हूं ओवर टाइम ऑर्स भी और नॉर्मल ऑर्स भी। उससे मैं फिर प्रोडक्ट लेवल पे वर्किंग करूंगा, यानी यहां पे प्रोडक्ट ए के लिए मुझे टोटल और जो है वो कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए मुझे उसने गाइडेंस दी हुई है, कभी तुम्हारे पास जो टोटल ओवर टाइम है उसको तुम इक्वली तकसीम कर देना, तो फिर मैं प्रोडक्ट ए के लेवल पे जाके भी तकसीम का काम कर सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ए है उसमें जो लेबर कॉस्ट है उसमें कितना ओवर टाइम है और कितना नॉर्मल है, मैं वो घंटे भी इवन सेपरेट कर सकता हूं, अलग कैलकुलेशन हो सकती है। तो बस ये कॉम्प्लेक्सिटी उसने बीच में रखी है कि कॉस्ट टोटल दे दी है और जो रेट्स हैं हमारे पास ओवर टाइम और नॉर्मल के वो सेपरेट हैं, तो जो ओवर टाइम और नॉर्मल और हैं वो सेपरेटली कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो ले सर, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सर तो फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम शट डाउन करेंगे तो बेनिफिट्स क्या हैं और कॉस्ट क्या है। बेनिफिट्स क्या है सर, सारे की सारी कॉस्ट सेविंग्स। कॉस्ट सेविंग्स कौन सी हैं, अगर मैं यहाँ पे सवाल में वापस आऊँ, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सेविंग्स के अनासर शामिल हैं। ये देखिए मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स हर एक में है। तो हम यूँ करते हैं, हर एक लाइन आइटम को यहाँ लिख लेते हैं। ये देखें बेटा, मटेरियल कॉस्ट सेव्ड एक ये लिख लेते हैं, फिर इसी तरह से लेबर कॉस्ट सेव्ड, इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट सेविंग है, इसी तरह से हमारे पास ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर भी कुछ कॉस्ट सेविंग का आंसर मौजूद है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव्ड, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेव्ड, फिर फाइनेंस कॉस्ट सेव्ड, ठीक है जी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है और तो कोई चीज़ नहीं है, हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। लेस क्या करेंगे सर, सेल्स रेवेन्यू फोरगॉन, ऐसे ही है ना सर। ये ऊपर सारी सेविंग्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं और नीचे आपको कॉस्ट नज़र आ रही है। तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज़ और हम फिर कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी इन दिस केस। सो नेट में सर या तो बेनिफिट्स होंगे या कॉस्ट होंगे। अगर तो नेट में बेनिफिट्स हुए वी विल शट डाउन और डिसकंटिन्यू, क्योंकि हम डिसकंटिन्यूएशन या शटिंग डाउन के पर्सपेक्टिव से सवाल हल कर रहे हैं। शटिंग डाउन के ये बेनिफिट्स और शटिंग डाउन की ये कॉस्ट। तो अकॉर्डिंगली इन द एंड वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम वर्किंग्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देख लेते हैं जो चीज़ें आसान है वो तो हम लिखना शुरू करें ना, उसमें जिसमें हमें ज़्यादा वर्किंग्स नहीं करनी या वर्किंग है ही नहीं। जैसे सेल रेवेन्यू फोरगॉन, अगर मैं प्रोडक्ट ए बंद करता हूँ तो सर ये सारा रेवेन्यू फोरगो हो जाएगा, क्या ख्याल है। यहाँ पे लिख देते हैं जी 24 मिलियन। अगेन वही बात बेटा, आपने चूँकि हाथ से लिखना होगा तो आप इसको थाउजेंड्स में ले सकते हो। तो ये सेल्स रेवेन्यू फोरगॉन मैं इसको माइनस में लेता हूँ। इसी तरह से बेटा ये जो मटेरियल है सारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ये देखो 12 मिलियन की, इससे रिलेटेड कोई उसने डाटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो 12 मिलियन ये कॉस्ट हमारी सारी की सारी सेव हो जाएगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, मैं जो आसान है वो वर्कआउट करता चला जाता हूँ, ठीक है। और फिर जो थोड़े से हमें ट्रिकी लगते हैं उसको हम एंड पे ले जाते हैं। और आप भी बेटा ऐसे किया अगर, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगर आप इन द स्टार्ट इन द बिगनिंग सवाल का सोल्यूशन प्लान ड्राफ्ट करने के काबिल हो जाओ और सारी लाइन आइटम्स लिख लो जैसे मैंने लिख ली हैं, तो आप उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हो। वो आइटम जो कि आपको लग रहा है ये बड़ी आसान है, ये तो नंबर लेके हम साइड पे करें ना, जैसे मैंने भी किया है,
तो आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही किया करो। आपको लग रहा है यार लेबर मुझे थोड़ा सा ना तंग करने वाला लग रहा है, इसको मैं एंड पे करता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, चलो जी इसको भी ज़रा मैं बाद में देखता हूँ, ये मुझे शायद आसान लग रहा है, ये मैं पहले कर लेता हूँ। आप बिल्कुल वैसे किया करें, कोई हर्ज नहीं है। ये मुझे आसान लग रहा है, मैं पहले ये कर लूँ, क्योंकि क्या होता है आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो जो चीज़ कर रहे हो विद इन टाइम हो के साइड पे होती चली जाए, ताकि प्रेशर रिलीज करते जाओ। ये नहीं कि पहली उस चीज़ को पकड़ लो यार कि जो आपका ज़्यादा टाइम लगा दे, एम ही प्रेशर बिल्डअप हो जाए। इस सिचुएशन से हमने बचना है। हर बेटा उस चीज़ से आपने बचना है जो कि एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पहले आसान को हाथ डालें ताकि साइड पे करते चले जाएं, ताकि अगर कोई ट्रिकी चीज़ आ भी जाए तो आपके नर्व्स इतने स्ट्रांग हो कि आप उसको हैंडल कर पाओ। तो मैं फॉर इंस्टेंस सबसे पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव्ड इसकी बात कर लेता हूँ। बेटा टोटलिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं। ये देखें, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव्ड, ये कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वर्किंग नंबर 1। सर क्या फरमाया उसने, ये देखें, ये तो उसने मुझे दिया है टोटल और ये है 12 मिलियन। ठीक है सर, टोटल ऐसे लिख देते हैं सर, टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12 मिलियन। अच्छा, अब इसमें से वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या शामिल है। एक तो आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, ये देखें बेटा ये वेरिएबल है, सीधी सी बात है, ये पर यूनिट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गए वेरिएबल। मुझे चाहिए ही कौन से, वेरिएबल खर्चे चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक डिलीवरी एक्सपेंसेस शामिल है, ये मैं करता हूँ माइनस। फिर कमीशन, कमीशन भी वेरिएबल है, जितने यूनिट्स बिकेंगे जितना रेवेन्यू आएगा उतनी कमीशन, ये भी वेरिएबल खर्चा है। फिर जो बाकी बचेंगे उसमें से 70% फिक्स्ड हैं, यानी बाकी 30% क्या है, वेरिएबल। तो मुझे 3 वेरिएबल हिस्से इसमें से निकालने पड़ेंगे। ठीक है सर, और फिर जब ये वेरिएबल खर्चे निकलेंगे हम फिर यहाँ से इस बेसिस पे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स वैल्यू की बेसिस पे इसको तोड़ लेंगे प्रोडक्ट ए के लेवल पे। क्योंकि मुझे अल्टीमेट क्या चाहिए कि भाई मेरी कितनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो सेव हो रही है प्रोडक्ट ए के मद में। जब मैं प्रोडक्ट ए शट डाउन करूंगा तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रोडक्ट ए का कितना है जिससे मैं जान छुड़ा लूंगा। जो फिक्स्ड है वो तो वैसे ही टोटलिटी में अराइज होता है, वो तो वैसे ही एलोकेट होता है प्रोडक्ट्स में, वो तो तब भी अराइज होगा जब मैं प्रोडक्ट शट डाउन करूंगा, तब भी अराइज होगा जब मैं प्रोडक्ट ए चलाता रहूंगा। ठीक है, तो फिक्स्ड तो हमेशा टोटलिटी में अराइज होता है, वो प्रोडक्ट लेवल पे कभी भी अराइज नहीं होता। ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं पहले टोटल खर्चों में से वेरिएबल अलग कर लूं, फिर वेरिएबल को मैं सेल्स वैल्यू की रेशियो में तोड़ के प्रोडक्ट ए लेवल पे ले आऊंगा। ये कॉस्ट वो होगी जो सेव हो जाएगी जब मैं प्रोडक्ट ए शट डाउन कर दूंगा। सो अप्रोच इज क्लियर। तो टोटल वैल्यू में से सर सबसे पहले माइनस करते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस। इट्स वेरी इजी टू कंप्यूट। उसने कहा है 5 रुपए पर यूनिट। टोटल यूनिट्स कितने हैं सर हमारे पास, ये देखें टोटल यूनिट्स हैं जी 4 लाख। ठीक है जी, इंटू 4 लाख, ये सर कितनी वैल्यू हो गई, आए जी कैलकुलेट करते हैं। पाँच इंटू 4 लाख, फिर हम माइनस करते हैं सर क्या, कमीशन। कमीशन कितना सर, 5%। टोटल सेल रेवेन्यू सर हमारे पास कितना है, ये देखें 120 मिलियन। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इतना लंबा क्या लिखना है, 120 मिलियन इंटू रुपीज़ 120 मिलियन इंटू 5%। बेशक यहाँ से एलिमिनेट भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो सर आई जी कैलकुलेट करते हैं। सर टोटल वैल्यू में से डिलीवरी एक्सपेंसेस और कमीशन माइनस हो गया। अब आपके पास क्या है, रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, ये रिमेनिंग आ गया। ठीक हो गया, ये ज़रा करते हैं हम कैलकुलेट, कितना बनता है जी, दैट इज़ 4 मिलियन। इसमें से सर 70% वो क्या कह रहा है, 70% फिक्स्ड है। तो मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट्स, वो कितनी है सर, ये देखो अगर मैं इसको ए बोल दूं तो सर ए का 30%। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं, यानी 4 मिलियन का 30%। तो सर अब अगर मैं फाइनली टोटल वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे टोटल निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल। इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी। तो मैं कैसे निकालूंगा सर, ये देखें बहुत इजी, बी प्लस सी प्लस डी, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे भाई, टोटल वेरिएबल
सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव्ड, ये टोटल सेविंग है, ठीक है ना सर। कितनी बनी, आए कैलकुलेट करते हैं सर। 9.2 मिलियन, ये है टोटल सेव्ड, यानी कि अगर मैं सारे प्रोडक्ट शट डाउन कर दूं तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ किसको शट डाउन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ए को। यानी कि ये कह सकते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है अगर हम इनको चलाएंगे इन सारे प्रोडक्ट्स को, और ये कॉस्ट सेव्ड है अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दूंगा। तो मैं तो चूंकि सिर्फ प्रोडक्ट ए बंद कर रहा हूं, तो सिर्फ प्रोडक्ट ए की कितनी कॉस्ट सेव होगी सर, मैं रेशियो से निकाल सकता हूं। किस रेशियो में, सेल्स वैल्यू की रेशियो में। ये देखो उसने दिया हुआ टोटल सेल वैल्यू कितनी है 120 मिलियन, और प्रोडक्ट ए की कितनी है 24 मिलियन। आए सर कैलकुलेट करते हैं। हम कहेंगे वेरिएबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव्ड किसकी, प्रोडक्ट ए की। सर ₹9.2 मिलियन इंटू 24/120 सेल्स वैल्यू की रेशियो, तो सर कितनी बन गई है 1.84 मिलियन। ये वेरिएबल कॉस्ट सेव्ड है प्रोडक्ट ए की, अगर मैं प्रोडक्ट ए को शट डाउन कर देता हूँ तो। ठीक है जी, तो इसका रेफरेंस हम वर्किंग नंबर 1 का दे देते हैं। आए जी, इसी तरह से हम अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं, वो कितनी सेव होंगी, वर्किंग नंबर 2 परफॉर्म कर लेते हैं उसके लिए जी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट सेव्ड, ठीक है सर। तो उसी तरह से मैं इसके लिए भी यही चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ लिख लेते हैं रुपीस जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसको इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई टोटल वैल्यू मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स की कितनी है सर, द टोटल वैल्यू इज 36 मिलियन, ठीक है जी। लेट्स राइट इट हियर 36 मिलियन। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल उसी तरह, पहले वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इन टोटलिटी में कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद मैं इसको तोड़ लूंगा कि प्रोडक्ट ए के लेवल पे कितना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और वो सारे का सारा सेव हो जाएगा। तो सर ये जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 40% फिक्स्ड है, इसका क्या मतलब है 60% वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर शामिल है जनरेटर के फ्यूल की कॉस्ट। अभी इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैसे भाई, अगर इसको मैं कह देता हूं कि भाई ये है आपका ई, तो सर ई का 60%, ई का 60%, और सर इसमें शामिल है क्या, जनरेटर का फ्यूल। सर इसकी नेचर क्या है, अभी मैंने बात की थी सर, इसकी नेचर तो फिक्स्ड की है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब जनरेटर इस्तेमाल होगा जब भी, तो ये फुल कैपेसिटी पे चलेगा, जितनी मर्जी इससे प्रोडक्शन करो। वो मे भी ऐसा सिलसिला होगा कि भाई ये जनरेटर को हर वक्त हमने चलते छोड़ देना है, चाहे आप चंद यूनिट्स बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, कम ज़्यादा, इसमें कोई इसमें हम तफरका नहीं रखेंगे, फ़र्क नहीं रखेंगे। उसने इस मकसद के लिए बताया है कि तुम प्रोडक्ट ए बंद भी कर दोगे ना, तो सर आपके प्रोडक्ट बी और सी तो चलते रहेंगे, यानी जनरेटर तो चलता रहेगा। तो जनरेटर की कॉस्ट जो है वो शायद मैनेजमेंट ने इसको फ्यूल की नेचर समझते हुए सीधा सीधा वेरिएबल का हिस्सा बना दिया, हालांकि ये वेरिएबल नहीं है, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, इट इज़ नॉट हैविंग अ नेचर ऑफ वेरिएबल बट इट इज़ हैविंग अ नेचर ऑफ फिक्स्ड। सर इसमें से माइनस करते हैं, आपने गलत इसका हिस्सा बनाया हुआ था। और अब हम निकालते हैं, आप कह सकते हो एडजस्टेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि इन टोटल कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। एडजस्टेड टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, सर लेट्स कंप्यूट दैट। सर टोटल कैलकुलेट हो गया, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं प्रोडक्ट ए के, कि वो कितने होते हैं, और अब वो सारे सेव हो जाएंगे, ठीक है। ये एडजस्टेड टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स सेव्ड है, इसको आप सेव्ड ही कह लो, ठीक है। और ये क्या है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड सेव्ड किसका, प्रोडक्ट ए का। कैसे निकालेंगे सर, ये देखें, बिल्कुल उसी तरह 15.6 मिलियन इंटू 24/120। उसने क्या बताया था, सारे खर्चे अदर देन मटेरियल एंड लेबर सेल वैल्यू की बेस पे पोर्शन होंगे, तो सर उसी से गाइडेंस हमने लेनी है। सो 15.6 मिलियन इंटू 24/120। सो आई थिंक सो फॉर्मूला यहाँ पहले ही लगा हुआ था। सो बहरहाल इट्स नाउ क्लियर। तो हमारे पास सर
ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वेरिएबल प्रोडक्ट ए के, अब वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। आए जी इसको भी ऊपर रिपोर्ट करते हैं। 3.12 मिलियन। चलें बेटा, अब इसी तरह से जो फाइनेंस कॉस्ट सेविंग हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेफिनेटली उससे पहले हमें वही वर्किंग करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट ए की वजह से कितनी एवरेज रिसीवेबल्स और एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करनी पड़नी थी, जो कि अब नहीं करनी पड़ेंगी, और उसकी सारी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये सारी कैलकुलेशंस वेरिएबल कॉस्ट्स की हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है, ये सब कॉस्ट सेविंग्स का है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग व्हाट, वी आर कैलकुलेटिंग द वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आए जी फाइनेंस कॉस्ट निकालें, यानी कॉस्ट सेविंग निकालें। तो फाइनेंस कॉस्ट सेव्ड, तो पहले निकाल लेते हैं एवरेज रिसीवेबल्स, फिर एवरेज रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, फिर एवरेज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है सर, ये टोटल आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आप इसको अपने समझने के लिए अभी कह सकते हो, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ यहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, तो अभी मैं इसको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ। ठीक है जी, इस सब के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है जी, इसको मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ भाई ये आपका है जी, तो इसके ऊपर मेरी फाइनेंस कॉस्ट जो कैलकुलेट होगी वो सारी सेव्ड हो जाएगी। ऐसे ही ना सर, जी इनटू इंटरेस्ट रेट क्या है सवाल के अंदर सर, हमारे पास इंटरेस्ट चार्जेस है सर 24%, 24%। ठीक है जी, लेकिन मुझे पहले जी कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली मुझे एवरेज वैल्यूज निकालनी है, फिर मुझे इसका 24% करना है, तो पूरे साल की सेविंग मेरे पास आ जाएंगी। जी सर, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकलते हैं। क्रेडिट सेल्स ओवर 360 कर लें आप, क्योंकि उसने सवाल में मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दी कि देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर। जब कह दे तो फिर उसी हिसाब से चलना होता है, नहीं कहा तो आसानी के लिए 360 रखें, इट्स बेटर। ठीक है, आपकी वर्किंग्स भी जो है वो इजीली राउंड ऑफ ही रहती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये देखो फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे, क्रेडिट सेल्स को अगर 365 की जगह मैं 360 कर रहा हूँ, 360 से डिवाइड करें, ये सेल्स पर डे हो गई। तो आगे रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज के कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड है, तो ये मुझे बता देता है भाई कितने दिनों की सेल्स के बराबर मेरे पास रिसीवेबल्स पड़े होते हैं। तो सर सेल्स कितनी है मेरे पास, ये मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ए के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे टोटलिटी में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 24 मिलियन है, और वो कह रहा है कि 80% ऑफ ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो मुझे तो क्रेडिट चाहिए। तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 24 मिलियन इंटू 80%, ये क्या हो गया सर, क्रेडिट सेल्स ओवर 360 इनटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, क्या उसने मुझे दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड कितना दिया हुआ है सर, 30 डेज का। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने वर्किंग आपको सारी की सारी दिखा दी है। तो इससे मेरे पास एवरेज रिसीवेबल जो पूरे साल में मेरे पास मेंटेन्ड होती हैं वो कितनी है, कैलकुलेट कर लेते हैं। द वैल्यू इज 1.6 मिलियन। ठीक हो गया सर। इसी तरह से हम चलते हैं एवरेज रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री पे, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखो वो किस बेस पे होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बेसिस पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर 360 इनटू जितने भी उसने रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज सवाल में दिए हुए हैं वो देखें नीचे, 60 डेज ही रॉ मटेरियल्स के हैं और 60 डेज ही फिनिश गुड्स के हैं। तो सर यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसी तरह से नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखो मेरे पास कितनी है, प्रोडक्ट ए की डायरेक्ट वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ये देखें कितनी रॉ मटेरियल की कंज्यूम की कॉस्ट है जी, 12 मिलियन। स्ट्रेट अवे यहाँ प्लेस करते हैं जी 12 मिलियन, और इसमें मुझे कुछ परसेंटेज करने की ज़रूरत नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर 360 इंटू 60, लेट्स कैलकुलेट। सो द वैल्यू इज 2 मिलियन। डन। लाइकवाइज इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। अब फिनिश गुड्स की बारी आ रही है। फिनिश गुड्स के ऊपर मैंने आपको क्या कहा था कि COGS लिया जाता है, और जब इन्वेंट्री लेवल्स जो है उसमें कोई फर्क ना हो तो COGS फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर होता है। जैसे यहाँ भी आप आके देखो, तुम इन तीनों खर्चों को ऐड करोगे तो वो COGS ही बनेगा। तो हम भी ऐसे ही करेंगे सर। प्रोडक्ट ए की बात करते हैं, इसका COGS या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 12,000, 4800 और 7200। तो मैं इसको साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 12,000, 4800 और
7200, तो ये बनता है 24,000 यानी 24 मिलियन। ठीक है, तो सर 24 मिलियन, ठीक है जी, 24 मिलियन इज द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज COGS। अभी मैंने कैलकुलेट किया है, ज़हन में रखें, इट इज़ नॉट वो, क्योंकि ऊपर भी 24 मिलियन आ रहा है ना रिसीवेबल्स में, वो और है, वो तो सेल रेवेन्यू है। तो 24 मिलियन हो गया ओवर 360 इंटू 60। आए जी ये कैलकुलेट करते हैं जी। ओके, सो द वैल्यू इज 4 मिलियन। आए जी टोटल कैलकुलेट करते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स के अंदर ऑन एवरेज पूरे साल में कितना पैसा फंसा कर रखना होगा। 7.6 मिलियन अगर मुझे प्रोडक्ट ए चलाना है, और अब जब मैं ये प्रोडक्ट ए बंद कर दूंगा तो ये सारी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। 7.6 मिलियन इंटू 0.24। ठीक है जी, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए बड़ा कॉमन होता है कि एग्जामिनर आपको एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर दे, आपको शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर दे, तो वो सर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसके बारे में तो तुम वैसे भी पढ़ते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि भाई ये जो आपकी इन्वेंट्री होती है इसके साथ फाइनेंस कॉस्ट जुड़ी होती है, तो ये तो तुम्हारे लिए नई चीज़ नहीं है, इजाफी मैंने तुम्हें बता दिया। तो आए सर ये सारी की सारी फाइनेंस कॉस्ट सेविंग जो है वो हम रिकॉर्ड करें 1.824 मिलियन। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा ना फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर इंटरेस्ट शामिल है ऑन सर्टेन लीज्ड एसेट्स एज वेल। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ऑल लीजेस आर नॉन कैंसिलेबल। मतलब ये है कि चाहे प्रोडक्ट ए बंद करूं या ना करूं, ये लीजेस कैंसिलेबल नहीं है। इस पे लीज के मद में अगर कोई चार्जेस हैं वो आते ही रहने हैं, तो सर वो अनअवॉइडेबल है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती हैं सर, वो तो कभी भी रेलेवेंट नहीं होती, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। तो सर एक एक आइटम के बारे में आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आपके जहन में हो। चलें जी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेविंग पे आ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ये भी मैं प्रोडक्ट ए लेवल पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेव्ड। अच्छा, इसको ज़रा मैं पढ़ता हूँ, इसको मैं पहले एक दफ़ा बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली ये एक बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है जिसके ज़रिए से तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम्हें कोई इतने लंबे चौड़े काम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, कह रहा है कि वैसे तो जनरली फिक्स्ड होती हैं, लेकिन 2% की कॉस्ट में कमी आएगी, यानी 2% कॉस्ट आप सेव कर लोगे हर 10% रिडक्शन इन टोटल सेल्स वॉल्यूम के इवज। ये देखो, प्रोडक्ट ए ही है जिसका सेल्स वॉल्यूम सारे का सारा सेव हो जाएगा। सेव होने से मुराद है कि अब आप रिड्यूस कर दोगे, इसको खत्म कर दोगे, तो 80,000 का 80,000 क्या हो जाएगा, खत्म, एलिमिनेट, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस वर्क करने वाली बात है ना। तो हर 10% रिडक्शन इन यूनिट्स के इवज, हर 10% से क्या मुराद है, हर 8,000 यूनिट्स गिरने पे आपके ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं इनमें 2% की कमी आएगी। यानी ये 2% कितना बनता है, 1200 का 2%, यानी हर 8,000 यूनिट्स की कमी के पीछे 24,000 रुपीज जो है उसकी सेविंग है। आप बजाय इसके इसको सेल यूनिट्स के साथ अटैच करें, आप सिंपल अगर रेशियो टर्म्स में भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे तो सर ये तब भी कैलकुलेट हो सकता है। स्ट्रेट अवे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर यूनिट मेथड लगाएं, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2% की कमी फॉर एवरी 10%। ये 1200 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, डिवाइड किससे करना है, 10 से। इधर देखें मैं आपको बताता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है कितनी आपकी, 12 मिलियन। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेविंग कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस P बोल देता हूं, ये कैसे निकलेगी, P इंटू 2/10। मतलब कैसे, ये देखो, हर 10वें हिस्से के इवज 2% की सेविंग, यानी कि फॉर एवरी 10 2। भाई सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब है, 20% की सेविंग। आपको सर सेल्स वॉल्यूम के साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स वॉल्यूम का तो उसने इसलिए आपको साथ बता दिया कि ताकि आपको भी इस चीज का अंदाजा हो जाए कि सेल्स वॉल्यूम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का रिड्यूस होगा, टेक्निकली एलिमिनेट ही हो जाएगा और वो प्रोडक्ट ए है। वरना आपको ऐसा उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे ये वाला यूनिट मेथड लगाओ ना, हर 10 के एवज 2 की कमी, तो 2/10 करेंगे तो सर मेरे पास सीधी सीधी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी 1.2 मिलियन इंटू 2/10। तो सर कितनी सेविंग है, इट इज 2,40,000। आए जी ऊपर रिपोर्ट करते हैं। सर सारी सेविंग्स कैलकुलेट हो गई हैं, अब एक सेविंग रह गई है एंड दैट इज योर लेबर कॉस्ट सेविंग। आए जी उसकी वर्किंग पे चलते हैं।
चलें तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। ये देखें उसने मुझे लेबर कॉस्ट दी हुई है टोटल 21.6 मिलियन, ठीक है। तो मैं ये टोटल लेबर कॉस्ट में से जो मेरी पूरी वर्कफोर्स है 30 बंदों की, उनकी नॉर्मल टोटल लेबर कॉस्ट माइनस करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ओवर टाइम लेबर कॉस्ट। वहां से मैं रेट सप्लाई करके नॉर्मल आवर्स के और ओवर टाइम आवर्स के, मैं नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम आवर्स में निकाल देता हूँ। उससे मैं जब ओवर टाइम आवर्स निकल आएंगे टोटल, मैं उसको तीनों प्रोडक्ट्स पे तकसीम कर लूंगा। मेरा चूंकि गर्ज किससे है सर, प्रोडक्ट ए से। तो मैं इंटरेस्टेड हूंगा ये जानने में कि प्रोडक्ट ए जो है उसके कितने घंटे जो है मेरे लगेंगे अगर मैं 80,000 यूनिट्स बनाऊंगा, और जब 80,000 यूनिट्स नहीं बनाऊंगा तो वो कितने होंगे जो कि सेव होंगे, ठीक है। तो अलहदा अलहदा मुझे ना ओवर टाइम और नॉर्मल आवर्स चाहिए क्योंकि दोनों के रेट्स डिफरेंट है, ठीक है ना सर। तो आए सर बिस्मिल्लाह करते हैं। वही टारगेट जहन में रखना है कि मुझे पहले टोटल लेबर आवर्स जानने हैं कि कितने लगते हैं नॉर्मल और ओवर टाइम। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरे प्रोडक्ट एक के 80,000 यूनिट्स बंद होने से कितने घंटे जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे जो ओवरऑल घंटे हैं उसमें से डेफिनेटली हो सकता है ओवर टाइम और सारे ही सेव हो जाएं, हो सकता है ओवर एंड अबव नॉर्मल और जो है उसमें से भी कुछ स्पेयर और अवेलेबल हो जाएं, उलट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कितनी कॉस्ट है, 21.6 मिलियन, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं जी, रुपीज। सर इसमें से मैं लेस करता हूं नॉर्मल टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है ना जी। ये देखें मेरे पास पूरी वर्कफोर्स है 30 बंदों की, ये एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं, तो इसको 12 से ज़रब देंगे तो हर बंदे के पूरे साल के घंटे कैलकुलेट हो जाएंगे। और रेट कितना है नॉर्मल 240। तो आए सर कैलकुलेट करते हैं, 30 इंटू 200 इंटू 12, ये क्या हो गया, 30 बंदों के पूरे साल के टोटल लेबर आवर्स, और इनका रेट क्या है पर आवर सर 240। आए जी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर द वैल्यू इज 17.28 मिलियन, ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ये कैलकुलेट हो गई टोटल नॉर्मल लेबर कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बैलेंसिंग पेमेंट है ये किसकी है सर, ओवर टाइम की पेमेंट है सारी की सारी, यानी कि जो ओवर टाइम घंटे हैं उनकी पेमेंट है। तो सर मैं ओवर टाइम की कॉस्ट, टोटल ओवर टाइम कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे कैलकुलेट होगी सर, दोनों को आपस में एडजस्ट करके, एंड द आंसर इज 4.32 मिलियन। तो इंटरेस्टिंगली यहां से मैं सर नॉर्मल टोटल और वो तो खैर वैसे भी निकल सकते हैं, वो तो सिंपल सा काम है कि 30 इंटू 200 इंटू 12, यहां से भी नॉर्मल आवर्स निकल सकते हैं। ओवर टाइम कॉस्ट मेरी कैलकुलेट हो गई है, इसको मैं ओवर टाइम के रेट से डिवाइड करके ओवर टाइम आवर्स भी निकाल सकता हूं। तो यहां मैं अपनी सेफ्टी के लिए दोनों आवर्स कैलकुलेट कर लेता हूं। ये देखो टोटल नॉर्मल आवर्स कितने हैं, ठीक है, 30 इंटू 200 इंटू 12, और जो हमारे ओवर टाइम आवर्स हैं वो कितने हैं सर, ये जो मेरी ओवर टाइम कॉस्ट अभी कैलकुलेट हुई है 4.32 मिलियन, ओवर टाइम का रेट क्या है 300। तो सर ये यहाँ से मेरे पास ये आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है जी। आए जी कैलकुलेट करते हैं, 30 इंटू 200 इंटू 12, और ये कितने हैं 4320 ओवर। सर टोटल आवर्स हमारे कितने इस्तेमाल हो रहे होते हैं अभी करंट सिचुएशन में, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअल से गर्ज है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये हमारे घंटे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो सर हमारे ओवर टाइम आवर्स ये हैं। अब उसने उसके बाद क्या कहा है कि सर ओवर टाइम को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, ये 3 पे बराबर तकसीम होते हैं। तो हम ओवर टाइम आवर्स, ये देखें ओवर टाइम आवर्स किसके, प्रोडक्ट ए के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर इन ओवर टाइम आवर्स को मैं कह दूं सर कि ये क्यू है, ठीक है, तो ये कैसे निकलेंगे सर, इसको मैं कहता हूं आर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेंगे, क्यू ओवर 3, सिंपल इज दैट, 14,400 ओवर 3। तो 4,800 के ओवर टाइम आवर्स हैं किसके सर, प्रोडक्ट ए के। तो सर जब प्रोडक्ट ए के ओवर टाइम आवर्स आ गए तो ओवर टाइम का रेट है 300, उससे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ए की ओवर टाइम कॉस्ट। तो प्रोडक्ट ए की टोटल लेबर कॉस्ट उसने मुझे दी हुई है 4.8 मिलियन, इसमें से ओवर टाइम कॉस्ट माइनस करूंगा तो बाकी कौन सी निकलेगी, प्रोडक्ट ए की नॉर्मल लेबर कॉस्ट, ठीक है ना सर। तो
दोनों लेबर आवर्स निकल आएंगे प्रोडक्ट ए के, नॉर्मल भी और ओवर टाइम तो मैंने वैसे ही निकाल लिया, कितना 4800। ठीक है, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि 80,000 यूनिट्स अगर मैं बंद कर दूंगा तो कितने घंटे मेरे सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ओवर टाइम आवर्स तो आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ओवर टाइम कॉस्ट किसकी सर, प्रोडक्ट ए की। कैसे कैलकुलेट होगी, ये जो ओवर टाइम आवर्स हैं इनटू क्या रेट है ओवर टाइम का सर 300, आए कैलकुलेट करते हैं। सो द वैल्यू इज 1.44 मिलियन, इसको मैं फॉर एग्जांपल एस बोल देता हूं। तो सर अगर मैं ये देखें टोटल लेबर कॉस्ट, कौन सी है टोटल लेबर कॉस्ट, किसकी टोटल लेबर कॉस्ट सर, प्रोडक्ट ए की, जो कि कितनी है ये देखें सवाल के अंदर 4.8 मिलियन। ठीक है, इसको मैं टी बोल देता हूं फॉर इंस्टेंस। तो इस टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ओवर टाइम की कॉस्ट, यानी टी माइनस एस कर दूं, टी माइनस एस, और इसको मैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यू बोल देता हूं, टी माइनस एस। सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट नॉर्मल लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट ए की। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट ए की आ गई, मेरे पास नॉर्मल रेट भी है कितना 240 का, यहां से नॉर्मल और आ जाएंगे, क्या ख्याल है। तो इसको मैंने डब्ल्यू चूंकि कह दिया है, तो नॉर्मल लेबर और प्रोडक्ट ए के कैसे निकलेंगे सर, आए कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू ओवर 240, ओवर 240, तो सर ये कितने हो गए 14,000। ठीक है ना सर, इट्स बेटर कि मैं उनको बोल्ड करूं जो कि मुझे आगे रिक्वायरमेंट में चाहिए होंगे। ये देखो ओवर टाइम आवर्स प्रोडक्ट ए के ये हो गए, और नॉर्मल लेबर आवर्स ये कितने हैं सर 14,000। तो यही तो ऑब्जेक्टिव था फाइंड आउट करना। इसको मैं डब्ल्यू, इसको मैं फॉर एग्जांपल एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 240। तो 14,000 नॉर्मल लेबर आवर्स सेव हो जाएंगे प्रोडक्ट ए बंद करने से, और ओवर टाइम आवर्स 4,800, यानी कि अगर हम सम अप करेंगे तो प्रोडक्ट ए बंद करने से टोटल लेबर आवर्स सेव्ड फ्रॉम शटिंग प्रोडक्ट ए, ये कैलकुलेट करने हैं। तो मुझे तो टोटल लेबर आवर्स से गर्ज है, ऐसे ही है ना। तो टोटल लेबर आवर्स कितने सेव हो जाएंगे सर, 18,800 ये लेबर आवर्स मेरे सेव हो जाएंगे। अब ये देखो ऊपर जाके देखते हैं, जब मैं सारे प्रोडक्ट्स बना रहा था ए बी और सी तो कितने घंटे लग रहे थे, ये हाईलाइटेड एरिया देखें, ओवर टाइम आवर्स लग रहे थे 14,400 और नॉर्मल आवर्स लग रहे थे 72,000। अब प्रोडक्ट ए शट डाउन करने की वजह से कितने घंटे जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे 18,800। ये देखो ओवर टाइम आवर्स भी सेव हो गए, ओवर एंड अबव नॉर्मल आवर्स में से भी कुछ सेविंग हो जाएगी। ये देखो ना टोटल और सेव हो रहे हैं 18,800, तो 18,800 में से अगर मैं ये ओवर टाइम और सारे सेव हो गए, बाकी 4,400 वो और हैं जो नॉर्मल और हैं, ये भी स्पेयर हो जाएंगे, ये भी आइडल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन आइडल ऑर्स की मद में सिर्फ जो नॉर्मल रेट है उसके 20% की पेमेंट है जो कि सेव होगी, क्योंकि 80% की पेमेंट तो हर हालत में होनी है। ठीक है ना सर, तो यहां पे अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेबर कॉस्ट सेविंग। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स फेयरली सिंपल। सर एक तो ओवर टाइम कॉस्ट सारी ही सेव हो जाएगी मेरी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सारी ओवर टाइम कॉस्ट की सेविंग है। टोटल घंटे कितने सेव हो रहे हैं 18,800, तो 18,800 का अगर चलो यही मैं ब्रेकअप बना लूं कि ओवर टाइम एग्जिस्टिंग, ओवर टाइम और सेव्ड, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल एम बोल दूं, क्या ख्याल है, ओवर टाइम और सारे सेव हो गए, ये जो ऊपर मेरे आ रहे हैं 14,400, और बैलेंसिंग क्या है, एग्जिस्टिंग नॉर्मल और सेव्ड, इसको मैं फॉर एग्जांपल एन बोल देता हूं, और ये बैलेंसिंग कैलकुलेट हो रहे हैं सर। ठीक है ना, कैसे 18,800 माइनस 14,400, ये सर हमारे पास ब्रेकअप भी आ गया इसका, क्या ख्याल है। तो अब मैं ये सारी कॉस्ट सेव हो गई, और ये जो है इनके वजह सिर्फ 20% कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल रेट ये सेव होगा। तो सर ओवर टाइम कॉस्ट सेव्ड पहले हम निकालते हैं ये। सर ओवर टाइम आवर्स कितने हैं, मेरा ख्याल है ओवर टाइम कॉस्ट मेरी टोटल ऊपर कैलकुलेट हुई तो हुई है, ये देखो ना, ये देखें ये ओवर टाइम कॉस्ट सारी सेव हो गई, ये इन्हीं आवर्स की तो कॉस्ट है, ये देखें 4.32 मिलियन ये सारी सेव हो गई, यहां लिख लेते हैं।
ठीक हो गया। उसके अलावा सेविंग्स फ्रॉम नॉर्मल ऑर्स आगे लिख देता हूं, अप टू 20% ऑफ आइडल ऑर्स। ये अब आइडल हो जाएंगे ना, कितने ऑर्स सर? 4400 ऑर्स, ये ऑर्स हैं, आइडल ऑर्स हैं। नॉर्मल रेट क्या है? 240। इसकी सिर्फ 20% की पेमेंट है जो कि आपकी सेव होगी, ठीक है ना, क्योंकि 80% की पेमेंट तो हर सूरत में होनी है। तो 4400 इंटू 240 इंटू 20%, इट मेक्स हाउ मच? 2,11,200, ठीक है सर। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ हाउ मच? 4.5312 million. So it is labor cost saving. Let's put it in the main structure. लें सर, आए जरा एवेल्युएट करते हैं फाइनल कि भाई क्या कहानी है। ओके तो सर नेट में कॉस्ट्स हैं, अगर हम शट डाउन करते हैं तो नेट में कॉस्ट्स हैं 4,44,800 की। अगर नेट में बेनिफिट्स होते आई वुड हैव डिसकंटिन्यूड। चूंकि नेट में कॉस्ट्स हैं वी शुड नॉट डिसकंटिन्यू, इंस्टेड वी शुड कंटिन्यू प्रोडक्ट ए फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। आपका लॉस इस वजह से आ रहा था क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट भी माइनस की हुई थी। जब वेरिएबल कॉस्ट हमने सिर्फ माइनस की, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो मालूम हुआ कि सर शट डाउन करना फिजिबल नहीं है, इसको कंटिन्यू ही रखें। तो आप वही उसी अंदाज में जवाब दें उसको कि क्या हमें शट डाउन करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वेदर वी शुड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन, तो आप कहें SIL शुड नॉट डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन of product A because it will lead to the net costs of rupees 4,44,800। ठीक है सर। फेयरली विद डिटेल ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी लाइन आइटम को बेटा मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है, शुरू से एंड तक सॉल्व किया है। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड हैव द स्क्रीनशॉट।